हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षिता मित्तल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझते हो? ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो इसीलिए बेसिक फंक्शंस जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो ये चार टर्म्स, बेसिक फंक्शंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल, ये चार की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आप इनसे अपने डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस, हम लोग इस चैप्टर में चार लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन हम इनको सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं आपका न्यूट्रिशन। चलिए अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। तो खाने को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किससे मिलता है हमें? न्यूट्रिएंट से। मटेरियल्स जो आपको न्यूट्रिशन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कैसे कैसे होते हैं वो? एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके वाइटामिन हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, इनकी मात्रा आपको इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये आपको आपके खाने में इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो कि आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक एक ऑटोट्रॉफिक हो गया और एक हेटेरोट्रॉफिक हो गया। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स, आपने पढ़ा होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है। ये तीन तरीके के होते हैं: सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जैसे बाहर बॉडी है तो पहले बाहर डाइजेशन होगा। कैसे होगा? आपके बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आप उन्हें उस बॉडी के ऊपर सेक्रीट करोगे, निकालोगे, वो डाइजेशन बाहर हो जाएगा। फिर आप लोग उस डाइजेस्टेड फूड को अंदर ले लोगे। तो पहले तो क्या होता है? डाइजेशन, फिर आपने उस खाने को अंदर लिया, दैट इज इंजेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ब्रेड मोल्ड, मशरूम और यीस्ट। इसका एमसीक्यू आता है कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम और यीस्ट ये किस न्यूट्रिशन को बिलोंग करते हैं? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक या ऑटोट्रॉफिक? योर आंसर विल बी सैप्रोफिटिक। नाउ नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? आपने खाना अंदर लिया, फिर डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन आपका कहां हो रहा है? अंदर। पहले आपने खाने को इंजेस्ट किया है और फिर डाइजेस्ट किया है, जस्ट इसका ऑपोजिट। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके ह्यूमंस, अमीबा, डॉग, कैट एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के बाहर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। जिससे लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। जैसे एग्जांपल लाइस, टिक्स, टेपवर्म्स, कस्कटा, प्लाज्मोडियम। जो जू होती है, जो बालों में हो जाती है, दैट बिलोंग्स टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो हमारा खून चूस रही है, हमारे से न्यूट्रिशन ले रही है। तो इन दिस केस, जू वाले केस में, लाइस वाले केस में हम लोग उसके होस्ट हुए। हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae एटसेट्रा, ये आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसमें और इसमें फर्क है। ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स का नाम है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक मोड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो वो ऑर्गेनिजम्स हो गए और स्टडी उनका एक मोड हो गया, एक प्रोसेस हो गया जो वो करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना एक ऐसे प्रोसेस से बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसकी अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगी? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll।
तो अगर कोई ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज करता है और सनलाइट और क्लोरोफिल यूज करता है, तो उसकी प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं? फूड और ऑक्सीजन। अच्छा, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, याद रखना आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। तो जहां पे मैंने ये 6 लगाया, दैट्स व्हाई आई हाइलाइटेड देम कि आपको ये लिखना है। तो अच्छा, यूज क्या क्या हुए? अगर मैं बात करूं कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज हुए हैं, तो दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपको 4 रॉ मटेरियल्स याद रखने हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से आई है, वाटर जो सॉइल से मिला है, सनलाइट जो सन से, और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। लीव्स में भी कहां प्रेजेंट होता है? हमने 9th में पढ़ा था, रिकॉल करो। एक क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनली होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। कैसा कलर का होता है बेटा? ये ग्रीन कलर का। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं। बना क्या इससे? ग्लूकोज। ये खाना है, एंड दिस इज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा बना है। तो क्या बना है? ऑक्सीजन। आपको पता है प्लांट्स यूज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और देते क्या है? ऑक्सीजन। तो वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दैट व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन तीनों में से एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना है। तो अब समझ लेते हैं कि क्या इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के। पहला है क्लोरोफिल। क्या एब्जॉर्ब करता है बेटा? लाइट एनर्जी। मैंने इसीलिए क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस बताई थी, अब भी क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि यही क्या एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्या एब्जॉर्ब करेगा? लाइट एनर्जी। फिर सेकेंड क्या इवेंट है? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? केमिकल एनर्जी में। देखो यहाँ पे लाइट एनर्जी थी, क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? आपका एक केमिकल कंपाउंड होता है। खाना भाई एक केमिकल कंपाउंड ही होता है। तो सनलाइट की वजह से क्या बना आपका? ग्लूकोज। मतलब लाइट एनर्जी से क्या बना? आपकी केमिकल एनर्जी। क्या और क्या चीज है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेटा आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके एक तो हाइड्रोजन में होते हैं और एक ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पानी है वो हाइड्रोजन में स्प्लिट हुआ। देखो हाइड्रोजन तो यहाँ दिख रहा है, और किस में स्प्लिट हुआ? ऑक्सीजन में। तो ये 2 स्टेप्स है यहाँ पे। सेकेंड इवेंट में 2 स्टेप्स है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं? स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट इज CO2 रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। बेटा CO2 ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में रिड्यूस हुई है? कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, रिड्यूस का मतलब हमें पता है ऑक्सीजन लूज करना। यहां बताओ एक कार्बन के पास कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। यहां पे 6 कार्बन के साथ बेटा कितनी होनी चाहिए थी? 12 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है? 6 है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है, कमी हुई है। इसका मतलब CO2 रिड्यूस हुआ है इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज आपका बेटा एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ही होती है। यू विल स्टडी मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इन क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप कि ग्लूकोज की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। तो उसमें से एक फॉर्म आपकी क्या होती है? ग्लूकोज। तो CO2 किस में रिड्यूस हो गया? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 इवेंट्स आपको क्लियर है। नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? साइट का मतलब होता है बेटा फोटोसिंथेसिस अकर कहां हो रहा है। एक प्लांट इतना बड़ा है, उसके पास स्टेम भी है, रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है? लीव्स में हो रहा है। लीव्स में ही क्यों? क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट है आपका? क्लोरोप्लास्ट। और मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो याद रखना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज योर लीव्स। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। बेटा स्टोमेटा क्या होता है? आपने बचपन से पढ़ा है। स्टोमेटा ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे क्या एक्सचेंज होती है? गैसेस। पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा छोटे से ऐसे छेद होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? लीफ या स्टेम की एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर। जैसे ये हमारी एपिडर्मिस है, वैसी प्लांट्स की एपिडर्मिस होती है। लीव्स की सबसे बाहर की या स्टेम की सबसे बाहर की लेयर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके स्टोमेटा। इनके 2 फंक्शंस होते हैं बेटा, जो मेजर फंक्शंस आपको याद रखने हैं।
पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। तो वो किसके थ्रू हो रहा होता है, स्टोमेटा से। जैसे हम लोगों में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, नॉस्ट्रिल से लेंगे, छोड़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो सेम अकर्स विद स्टोमेटा, ये प्लांट्स के नॉस्ट्रिल्स है एक तरीके से। सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। बेटा हम लोगों में पानी लूज होता है, स्वेट की फॉर्म में हो, यूरिन की फॉर्म में हो, राइट। तो प्लांट्स भी लूज करेंगे। तो प्लांट्स जब वाटर लूज करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो आपको ये दो टर्म्स याद रखनी है अगर आपको फंक्शंस आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसा है स्टोमेटा, डायग्राम क्या है। बेटा ये स्टोमेटा का डायग्राम है जिसमें आपकी ये जो राजमा शेप की, बीन शेप्ड की जो ये सेल्स दिख रही है ना, हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अभी आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की, तो ये गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है। अभी आप ये देख लो कि जो बीन शेप्ड, किडनी शेप सेल्स है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अब इन गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा छेद है, उस छेद को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा का पोर, स्टोमेटल पोर। नाउ दीज रेड डॉट्स जो मैंने बनाई है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको फंक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई विल नॉट रिपीट कि क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है। नाउ दिस इज न्यूक्लियस। अच्छा आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा था सेल चैप्टर में, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। तो ऐसे ये जो न्यूक्लियस होगा, ये इस पूरे स्टोमेटा की ओपनिंग को, क्लोजिंग को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ये सब्सिडरी सेल्स हैं। बेटा सब्सिडरी सेल्स का इतना मेजर फंक्शन नहीं होता है, इनका काम बस ये होता है कि गार्ड सेल्स को प्रोटेक्शन दे देती हैं, इनके काम में सपोर्ट कर देती हैं, मदद कर देती हैं, या थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर लेती है। तो ये इनका फंक्शन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या रिमेंबर रखना है, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड न्यूक्लियस। मेंशन तो आपको ये भी करना है अपने डायग्राम में, आपको ये सारी लेबलिंग्स मेंशन करनी है अपने डायग्राम में। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। अच्छा ये कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स का मतलब कि भाई गार्ड सेल्स में, टर्जिडिटी मतलब एक तरीके से कितना प्रेशर लग रहा है गार्ड सेल्स में। अच्छा आपको ये पता है कि आपके स्कूल्स में गार्ड्स होते हैं, आपके स्कूल का गेट कब खुलेगा, कब बंद होगा, वो कौन करता है, गार्ड्स करते हैं। ऐसे ये आपका एक तरीके से स्कूल है, स्टोमेटल पोर जो है वो स्कूल है, और ये कब खुलेगा, कब बंद होगा, कौन गार्ड करेगा, गार्ड सेल्स। तो किससे कंट्रोल होता है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल से। अच्छा कैसे, कब ओपनिंग होती है, कब क्लोजिंग, जब गार्ड सेल्स पानी अंदर लेते हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स है, इन्होंने पानी अंदर ले लिया, जब ये वाटर अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, क्या होंगे, सूज जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, टर्जिड का मतलब इनमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर एनलार्जेस, और इसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर यहां से पानी निकल गया और यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब जैसे ही सारा पानी रिलीज हो गया है, सारा पानी खत्म हो गया है, तो ये जो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स है, ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड। इनकी शेप कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैट सी हो जाएगी। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है, जो ये स्टोमेटल पोर है, ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और आपका ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसने करा ये कंट्रोल, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ने। तो आपको ये 3 पॉइंट्स मेंशन करके आने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चे हमने लास्ट टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एंड था। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में। सबसे पहले मैंने कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया है, अमीबा। अच्छा अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, हमने पढ़ा है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब जो सिर्फ एक सेल का बना होता है। तो इसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है बेटा, होलोजोइक। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके के होते हैं, एक सैप्रोफिटिक था, एक होलोजोइक था, और एक पैरासिटिक था। होलोजोइक में क्या था, पहले हमने खाना लिया और फिर वो डाइजेस्ट हुआ।
तो अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स देख लेते हैं। बेटा ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, जब हम खाने को खाते हैं ना, अंदर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेकिंग इन ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। अब क्या आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, आपका जो खाने का पार्टिकल होता है बेटा वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, आपकी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो उसको पहले कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया, अब होगा एब्जॉर्प्शन। भाई खाना तो खा लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया, अब बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी तो करे, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं। अब आता है एसिमिलेशन। अब बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है खाना, लेकिन यूज तो हो, हमें एनर्जी चाहिए, तो फूड यूज भी होना चाहिए एनर्जी देने के लिए। तो जब खाना जो हमने डाइजेस्ट किया है या एब्जॉर्ब किया है वो यूटिलाइज होता है, वो यूज होता है हमें क्या देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, हम ग्रोथ हो सके, ताकि हमारी बॉडी की रिपेयर हो सके हमारे सेल्स, तो उसके लिए क्या होता है, एसिमिलेशन। अब खाना खा लिया, डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, यूज भी हो गया। अब इंजेक्शन का मतलब होता है बेटा कुछ फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड आपको अपनी बॉडी से निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। अब मैं इन 5 स्टेप्स को अमीबा से रिलेट कर लेते हैं। देखो ये अमीबा है, अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। अच्छा, वो मूवमेंट किसकी मदद से करता है, स्यूडोपोडिया, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, तो ये फॉल्स फीट कहलाते हैं इसके। देखो ये अमीबा है, अमीबा के बाहर क्या पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया, फूड पार्टिकल्स। अब ये जो स्यूडोपोडिया है ये ऐसे अरेंज होंगे कि ये फूड पार्टिकल्स को अंदर ले रहे हैं, इन्होंने ये ऐसी शेप बनाई स्यूडोपोडिया ने। अब ये इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि क्या बन जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल मतलब ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल्स। तो अब जो भी डाइजेशन होगा बेटा अमीबा में वो किसके अंदर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर होगा। उसमें क्या सेक्रेट होते हैं, अमीबा क्या सेक्रेट करता है, क्या रिलीज करता है इस फूड वैक्यूल के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो किसमें हेल्प करें, डाइजेशन में, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट कर दें, सिंपल में। तो ये कहाँ हो रहा है, फूड वैक्यूल में। अब फूड डाइजेस्ट हो गया बेटा, फूड एब्जॉर्ब कर लेगा अमीबा, अपनी एनर्जी ले लेगा। अब उसको अनडाइजेस्टेड फूड भी बचेगा उसकी बॉडी में, तो वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड बेटा बाहर ऐसे एक्सक्रीट कर देगा कि ये स्यूडोपोडिया खुल गया, फूड वैक्यूल खुल गया, अब स्यूडोपोडिया की मदद से ये बाहर निकल गया, तो अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। तो ये 5 स्टेप्स आप इससे रिलेट कर सकते हैं अमीबा से। तो इसमें क्या क्या हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि हम लोगों में प्रोसेस कैसा होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, तो हम लोगों में प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है।